आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द्रव स्टेट के नए टॉपिक द्रवों की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड का अध्ययन करेंगे। द्रव अवस्था ठोस और गैस अवस्था के बीच की अवस्था होती है। द्रवों के अधिकांश गुण ठोसों के समान तथा कुछ गुण गैसों के समान होते हैं। द्रव्य की संरचना भी ठोस और गैसों की संरचना के मध्य ही होनी चाहिए। इस आधार पर द्रव्य की संरचना को समझने के लिए कुछ मुख्य सिद्धांतों का हम वर्णन करेंगे, जिससे कि द्रव्यों की संरचना को समझा जा सके। पहले हम ये देखेंगे कि वो सिद्धांत कौन से हैं, फिर उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि द्रव्यों की संरचना को कैसे समझा जा सकता है। द्रव्य गैस का विस्तारित रूप। द्रव्यों के कुछ गुण जैसे बहाव, सभी दिशाओं में दाब एक समान होना, विसरण गैस के अणुओं के समान है। साथ ही क्रांतिक ताप पर द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर नहीं होता। द्रव का आचरण गैस के आचरण के समान हो जाता है, क्योंकि इस ताप पर द्रव्य का आचरण गैस के आचरण के समान हो जाता है क्रांतिक ताप पर। इसके लिए एक वैन डर वाल्स समानित अवस्था समीकरण भी दिया गया, जो यहाँ लिखा हुआ है। पाई प्लस 3/π² ब्रैकेट बंद, दूसरे वाले ब्रैकेट में 3π-1 बराबर 8θ। द्रव अवस्था गैस अवस्था का ही विस्तारित रूप है। इस प्रकार द्रव्य की संरचना भी गैस की भांति एक अनियमित आणविक संरचना होती है। परंतु गैसीय अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था का घनत्व काफ़ी अधिक होता है। अतः द्रव्य के अणु गैस अवस्था की तुलना में अधिक पास होते हैं। इस प्रकार गैसीय अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अणुओं की व्यवस्था कम अनियमित होती है। द्रव अवस्था में अव्यवस्था या बर्नौली का सिद्धांत। एंट्रोपी किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप होती है जिसकी एंट्रोपी कम होती है। उसमें कणों की अव्यवस्था अत्यंत कम, अर्थात कण पूर्णतः व्यवस्थित क्रम में होते हैं, तथा जिनकी एंट्रोपी अधिक होती है उनके कणों की अव्यवस्था अधिक, अर्थात कम व्यवस्थित होते हैं। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की एंट्रोपी अत्यंत कम और द्रव अवस्था की एंट्रोपी अधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि ठोस में कण पूर्णतः व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में कण एक दूसरे से दूर तथा अव्यवस्थित होते हैं। डेबाई एवं शेरर ने कुछ द्रवों में एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से ये पाया कि द्रव्य में भी ठोसों के समान विवर्तन चित्र बनते हैं, तथा इन विवर्तन चित्रों पर ब्रेग समीकरण भी लागू होता है। किसी तत्व की ठोस व द्रव अवस्थाओं में प्रकीर्णन केंद्रों की बीच दूरी लगभग बराबर होती है। जैसे हम उदाहरण लें कि द्रव्य हीलियम के प्रकीर्णन केंद्रों के बीच की दूरी 3.22 एंगस्ट्रॉम है, तथा ठोस हीलियम के प्रकीर्णन केंद्रों के बीच की दूरी 3.13 एंगस्ट्रॉम होती है। द्रव अवस्था में विवर्तन चित्र का बनना तथा इन चित्रों पर वेग समीकरण का लागू होना यह दर्शाता है कि द्रव अवस्था में भी कणों की व्यवस्था ठोसों के समान होती है। द्रवों के विवर्तन चित्रों में कुछ ही न्यून कोण विवर्तन महत्तम पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य में लघु क्षेत्र में तो कणों की क्रमिक व्यवस्था होती है, लेकिन दीर्घ परिसर क्षेत्र में अव्यवस्था बढ़ती जाती है।
हम पदार्थ की अवस्थाओं का बर्नल मॉडल इस प्रकार से देख सकते हैं। ठोस, सेकंड वाला है द्रव, उसके बाद है गैस। द्रव अवस्था में लघु क्षेत्र में तो कण व्यवस्थित अवस्था में रहते हैं, लेकिन दीर्घ क्षेत्र में अव्यवस्था पाई जाती है। द्रवों की बढ़ती अवस्था को समझाने के लिए जेडी बर्कले ने ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के द्विविमीय मॉडल इस प्रकार दिए हैं। इन मॉडल्स को आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बर्नौली के मॉडल का डायग्राम बनाइए, तो आप बना सकते हैं। द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड। आयरिंग ने 1933 में ध्रुवों की संरचना के संबंध में एक मॉडल दिया था। ध्रुवों के संपूर्ण आयतन का कुछ भाग रिक्त स्थान के रूप में होता है, जो द्रव के अणुओं द्वारा घेरा नहीं होता। इस रिक्त आयतन में उन्होंने मुक्त आयतन कहा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी द्रव्य के कुल आयतन का लगभग 3% भाग मुक्त होता है। आयरिंग के मॉडल की निम्न संरचना है, देखिए इस डायग्राम में। ऊपर वाष्प है, वाष्प के कण घूम रहे हैं और काफ़ी सारा उसमें जगह है, यानी स्पेस है। नीचे वाले कण से द्रव्य को प्रदर्शित किया गया है। इन द्रव्य के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उन्हें रिक्तिका के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि बीच में रिक्तिका है। तो द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान है काफ़ी। आयरिंग मॉडल के अनुसार वाष्प अवस्था लगभग रिक्त होती है, जिसमें कुछ अणु इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि द्रव अवस्था अणुओं में से भरा रहता है, जिसमें कुछ रिक्तिका इधर उधर घूमती रहती हैं। मतलब अगर हम वाष्प अवस्था की बात करें तो रिक्त स्थान में अणु घूम रहे हैं, और अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था अणुओं से भरी हुई है, उसमें कुछ रिक्तिकाएँ इधर उधर घूम रही हैं। जब द्रव्य का ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती है, साथ ही द्रव अवस्था में रिक्तिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव वाष्प में बदल जाता है, तो वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन जो द्रव्य है उसमें क्या होगा, द्रव्य में रिक्तिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार वाष्प अवस्था का घनत्व तो बढ़ता जाता है, जबकि द्रव अवस्था का जो घनत्व होता है वो कम होता जाता है। जो द्रव अवस्था में थे पदार्थ वाष्प अवस्था में जाते जाते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, E बराबर E0 माइनस अल्फ़ा टी। ई ए वी एवरेज है ना, तो EAV का मतलब AV का मतलब एवरेज, तो औसत घनत्व। तो E0 है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अल्फ़ा भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और टी परम तापमान को शो कर रहा है। इस संबंध को सरल रेखीय व्यास का नियम भी कहते हैं। रिक्तिकाओं के संबंध में आयरिंग ने सुझाव दिया कि रिक्तिकाओं का आकार आणविक आकार के लगभग बराबर होता है तथा इनका वितरण अनियमित होता है। जो अणु रिक्तिकाओं के निकट होते हैं उनका आचरण गैसों के समान होता है और अव्यवस्थित दर्शाते हैं। जो अणु रिक्तिका के निकट होते हैं उनका आचरण गैसों के समान होता है और तथा अव्यवस्था दर्शाते हैं। इस प्रकार द्रव में रिक्तिका उत्पन्न होने से उसकी एंट्रोपी के मान में अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन रिक्तिका से अधिक दूरी वाले अणु ठोस की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव जल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर की। लिक्विड वाटर कैसा दिखाई देता है, अब हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट द्रव्य है वो पानी ही है, तो पानी यानी जल। तो अब हम देखेंगे कि जल हमें कैसा दिखाई देता है।
विभिन्न तापों पर द्रव जल के एक्सरे विवर्तन का अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त प्रथम उच्चतम शिखर 2.88 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर तथा 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर शिखर लगभग 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाया जाता है। बर्फ़ यानी कि ठोस जल के एक्सरे विवर्तन में शिखर 2.76 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव जल में दो अणुओं के मध्य की दूरी बर्फ़ की तुलना में अधिक होती है। बर्फ़ के एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात होता है कि बर्फ़ में जल का एक अणु 4 अन्य अणुओं से चतुष्फल के रूप से घिरा रहता है तथा इनके मध्य की दूरी 2.76 एंगस्ट्रॉम होती है। ये परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक पिंजड़े जैसी संरचना बनाते हैं। जब द्रव जल के एक्स किरण विवर्तन का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि बर्फ़ की भांति जल में एक अणु के चारों ओर घेरने वाले अणुओं की संख्या ठीक 4 नहीं बल्कि 4 और 5 के बीच होती है। ये देखिए, ये द्रव जल का झुंड मॉडल है जिसमें जल के एकल अणुओं को भी दर्शाया गया है और जल के एकल अणुओं के साथ में जल कितने अणुओं से घिरा हो वो भी दर्शाया गया है। तो एक जल का अणु 1 2 3 4 5, 4 से 5 पहले तो यह था चतुष्फल के यानी एक जल का अणु 4 अणुओं से घिरा हुआ है। बाद में एक्सरे किरण विवर्तन से पता चला कि 4 से लेकर 5 अणुओं से घिरा रहता है। तो विभिन्न तापमानों पर द्रव यानी जल की समन्वय संख्या क्या है। देखिए, तापमान जब बढ़ाएंगे तो समन्वय संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ताप जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड था तो समन्वय संख्या 4.4 थी, वही 4 से 5 के बीच में हो गई। और ताप को जब बढ़ा के 13 किया, 30 किया, 63 किया और फिर 83 किया तो 83 पे जो समन्वय संख्या है वो 4.9 हो गई है ना। यानी कि तापमान बढ़ने के साथ साथ समन्वय संख्या बढ़ती जा रही है जल की, इसलिए इसको 4 से 5 के बीच कहा गया है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसकी पिंजड़े जैसी खुली संरचना आंतरिक रूप से टूटती है तथा उनके मध्य के स्थान में जल के अणु आ जाते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ता है एक अणु को घेरने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है और साथ ही दो अणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक अणु को घेरने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। इसीलिए जल का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। जल का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, यानी बर्फ़ जब शुरू में पिघलेगी तो घनत्व बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद घनत्व कम होता है। ताप और बढ़ाने पर अणुओं के मध्य की दूरी में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है, इसलिए घनत्व फिर गिरना स्टार्ट होता है। उच्च ताप पर जल के अणुओं के मध्य का हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिससे जल एक सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करने लगता है। हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप आणविक संगुणन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आणविक संगुणन क्या है, यानी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या है। द्रव के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंध बनाकर जुड़ते जाते हैं तो उसको आणविक एसोसिएशन या आणविक संगुणन कहते हैं। तो आणविक संगुणन के कारण द्रव जल की संरचना की व्याख्या काफ़ी जटिल है। इसका जो सर्वमान्य मॉडल है वो झुंड या समुदाय यानी क्लस्टर मॉडल है। झुंड मॉडल के अनुसार द्रव जल के एकल अणुओं एवं अणुओं के झुंड का मिश्रण है। जल के अणुओं के झुंड में विभिन्न जल अणु चतुष्फल के आकार में परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तथा इन झुंड के मध्य रिक्त स्थान में एकल अणु फैले रहते हैं। झुंड लगातार बनते और टूटते रहते हैं। झुंड के बनने में उनके चारों ओर फैले एकल अणु भाग लेते हैं और झुंड में से टूटने पर ये पुनः एकांकी अणुओं के रूप में अन्य झुंड के चारों ओर फैल जाते हैं। इस प्रकार तेजी से एकल अणुओं और अणुओं के झुंड परस्पर अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ये डायग्राम है द्रव जल का झुंड मॉडल का, ये डायग्राम है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ठोस, द्रव एवं गैसों में संरचनात्मक विभेद किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था में हम किस प्रकार से विभेद कर सकते हैं। आप ये तो जान ही गए हैं कि द्रव अवस्था ठोस अवस्था और गैस अवस्था के बीच की अवस्था होती है।